Namaskar. Welcome in your tutorial family SC Gurukul PK classes by Prashant sir. If you haven't subscribed yet, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get our video notification first. दोस्तों इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में, यानी कि हिंदी ग्रामर के बारे में, और खंड क भाग में आप जानेंगे भाषा और व्याकरण को, यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर को। तो मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। मनुष्य विचारशील प्राणी है, इसलिए यह अन्य पशुओं जानवरों से बेहतर है। उसके मन में प्रश्न उठते हैं, समस्याएं होती है, शंका होती है, और इन प्रश्नों के समाधान के लिए वह अनेक प्रकार से सोच विचार करता है, और सोच विचार करते समय वह अक्सर किसी निर्णय पर पहुंचता है। निर्णय पर पहुंच जाने पर वह अपने विचारों को प्रकट करता है। यही वो चीजें हैं जो अन्य जीवों से मनुष्य को बेहतर बनाती है। इसके लिए उसके पास दो साधन होते हैं। नंबर 1, वह अपने विचार को मौखिक रूप से व्यक्त करता है, और दूसरा, वह अपने मन में उठे प्रश्न और प्राप्त किए गए समाधान को वह लिखित रूप से व्यक्त करता है। तो इस प्रकार मनुष्य जो है वह अपने विचारों को बोल करके व्यक्त करता है, और दूसरा, वह अपने मन में उठे प्रश्न और उसके समाधान को लिखित रूप से, यानी कि लिख करके व्यक्त करता है। वह इन दोनों साधनों द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करता है उसे भाषा के नाम से जानते हैं। यानी कि और सरल शब्दों में बात करें तो हम जो कुछ भी बोलते या लिखते हैं वह भाषा के रूप में होती है। अर्थात भाषा वह चीज होती है जो हमारे विचारों को बोलकर या लिखकर उसे व्यक्त करने के लिए, दूसरे के पास जाहिर करने के लिए होता है। अब भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की बात करेंगे तो भाषा के 3 रूप होते हैं। नंबर 1, मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज, रिटन भाषा यानी रिटन लैंग्वेज, और तीसरा और अंतिम सांकेतिक भाषा होता है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि ये मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं वह सब मौखिक भाषा कहलाती है। हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश रूप से मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे दूसरे नंबर पे आने वाली लिखित भाषा के बारे में। मौखिक भाषा को जब किसी कागज, स्लेट, पत्थर आदि पर लिख दिया जाता है तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि अखबार, पुस्तक, दफ्तर की फाइलें, या अभी के परिप्रेक्ष्य में कहे तो हमारे मोबाइल फोन हो गए, कंप्यूटर हो गए, या अन्य दूसरे तरह के यंत्र जिसमें हम अपने अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को, अपने समाधान को लिख करके व्यक्त करते हैं। तो यह लिखित भाषा मानी जाती है। अब अंत में बात करेंगे सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में हम अपने मन के विचारों को संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे कि रेलवे में गार्ड द्वारा हरी बत्ती या झंडी दिखाकर यह संकेत दिया जाता है कि गाड़ी अब चलेगी या रुकेगी। एक बच्चा हंसकर या रोकर अपने भाव को प्रकट कर सकता है। स्काउट गाइड अपनी बात कहने के लिए भी कई तरह के संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, और भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा के रूप में जानते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम अपने सामान्य जीवन में देखते हैं जहां सांकेतिक रूप में दिया हुआ रहता है। जैसे रोड के किनारे सांकेतिक चिन्ह होते हैं, रेलवे के पटरियों के किनारे सांकेतिक चिन्ह होते हैं, या रेलवे स्टेशन के पास सांकेतिक चिन्ह होते हैं। इसी प्रकार के बहुत से जगहों पे ऐसे सांकेतिक चिन्ह दिए रहते हैं जो हमसे एक विशेष बात कहती है। दोस्तों अब बात करेंगे भाषा के एक अलौकिक रूप के बारे में। हम जानते हैं कि मनुष्य को बेहतर बनाने में योगदान जो होता है उसकी विचारशीलता होती है। जब कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है
तो वह अपने माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों को आपस में जिस भाषा में बात करते हुए सुनता है, वह स्वयं भी उसी भाषा का प्रयोग करने लगता है, अर्थात वह स्वतः ही अनायास ही उस भाषा को सीख जाता है। इसी भाषा को उसकी मातृभाषा कहते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि मातृभाषा किसे कहते हैं। तो बच्चा इसे अपने बड़ों का अनुकरण करके स्वाभाविक रूप से अनायास ही सीख लेता है। इसीलिए कहा जाए तो यह भाषा उसके सर्वाधिक हृदय के निकट होती है और इसका उसके जीवन पर्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वह व्यक्ति चाहे जीवन भर विदेशों में ही क्यों न रहे, वहां की भाषा का प्रयोग वह क्यों न करे, लेकिन जब वह अपनी भाषा में बात करने वाले व्यक्ति के पास आता है, यानी जब उसकी मुलाकात किसी अपनी मातृभाषा बोलने वाले पर होती है, तो उसकी बाँछें खिल जाती है। वह उससे मन की बात करने को तरफ उठता है। दूसरी भाषा का प्रयोग करते समय हम सतर्क और औपचारिक रहते हैं, पर मातृभाषा का प्रयोग करते समय हम ऐसा नहीं करते। हम सहज, आत्मीय और अनौपचारिक हो जाते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है। अब राष्ट्रभाषा क्या है और यह कौन सी भाषा है। जब कोई भाषा विकसित होते होते इतनी विकसित हो जाए या इस अवस्था में पहुंच जाए कि वह पूरे राष्ट्र दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगता है, तो ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी जाती है, यानी उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और क्रांतिकारी आंदोलनों का माध्यम बन जाता है। लोग अपनी मातृभाषाएं बोलते हुए भी अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए, राष्ट्र के अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनके विचारों को जानने के लिए इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। और बात करेंगे कि भारतीय होने के नाते और भारत में रहने के नाते हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है। और राष्ट्रभाषा क्यों है, जब इसकी बात करें तो हिंदी विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर वर्ष 1949 में स्वीकार किया गया था। यह भाषा इस विशाल देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बोली और समझी जाती है। इसी कारण इसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हमारे संविधान में स्वीकृत अन्य भाषाएं हैं संस्कृत, कश्मीरी, पंजाबी, बंगला, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, सिंधी, उर्दू, मैथिली, डोंगरी, बोरो और संथाली। इस प्रकार हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तब इन भाषाओं में हिंदी भाषा की क्या महत्ता है और इसे चलिए जानते हैं। हिंदी का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ हिंदी। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत भाषा से प्रारंभ होकर तथा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज संपूर्ण भारत की प्रमुख संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हुई है। वर्तमान काल में हिंदी का विकास राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ज्ञान विज्ञान की भाषा, साहित्य की भाषा, संपर्क की भाषा आदि आदि अनेक रूपों में हुई है। तो आप समझ रहे होंगे कि हिंदी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महान भाषा है। इसीलिए तो भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में जिस भाषा को अपनाया गया वह खरी बोली वाली हिंदी भाषा है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, दूरदर्शन, रेडियो और साहित्य में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। शिक्षित जन भी आपसी वार्तालाप में इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसे हिंदी भाषा का मानक स्वरूप भी कहा जाता है। अब
बात करेंगे ग्रामर यानी कि व्याकरण के बारे में। संसार की प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। किसी भाषा के व्याकरण का समुचित ज्ञान होने पर ही कोई व्यक्ति भाषा को उचित प्रकार से व्यवहार में लाना सीख सकता है। यानी व्याकरण की परिभाषा किसे कहते हैं, तो इसके बारे में बात करें तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाली, शुद्ध प्रयोग सिखाने वाली शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। अर्थात और इसे सरल शब्दों में कहें तो वह पुस्तक जो हमें उस भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान यानी कि बोलना, लिखना और समझना सिखलाती है, उसे व्याकरण कहते हैं। अब यहां इस बात को ध्यान देने की है कि भाषा का निर्माण पहले होता है, उसका व्याकरण बाद में बनता है। व्याकरण भाषा के पीछे पीछे चलता है। भाषा व्याकरण की अनुगामी नहीं है। व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधने का प्रयत्न करती है, पर भाषा की अजहस्त्र धारा व्याकरण के मूल कगारों को तोड़ती हुई निरंतर स्वच्छंद रूप से प्रवाहित होती है। इसीलिए व्याकरण के कठोर नियमों के बावजूद विश्व की प्रत्येक भाषा के रूप में कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहता है। 50-100 वर्ष के अंतराल में यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगता है। भाषा की इस परिवर्तनशीलता के होते हुए भी विश्व के प्रत्येक भाषा को व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, व्याकरण के अंग, ब्रांचेज ऑफ ग्रामर। अब बात करें कि मुख्य रूप से व्याकरण के 4 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार तथा वाक्य विचार। मूल रूप से ये 4 भेद होते हैं और आगे के पाठ में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन संक्षेप में आपको बता दें कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के रूप का ज्ञान प्राप्त करके उनके उच्चारण और लिखने की विधि के विषय में अध्ययन किया जाता है, यानी कि ये वर्ण विचार हो गया। अब शब्द विचार किसे कहते हैं, तो शब्द विचार प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से बनता है। भाषा अपने ढंग से शब्दों का स्वयं निर्माण करती है अथवा अन्य स्रोतों से शब्द को अपनी आवश्यकता अनुसार भी वह ग्रहण कर लेती है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के भेद, उनकी उत्पत्ति, बनावट और परिवर्तन आदि के विषय में हम आगे के पाठ में अध्ययन करेंगे। अब जानेंगे रूप विचार। तीसरे नंबर पर रूप विचार यानी रूप विचार के बारे में जानेंगे कि रूप विचार क्या होता है। प्रत्येक शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है, परंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर बहुधा उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। कुछ ऐसे ही शब्द हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी यथावत रहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को रूप या पद कहते हैं। रूप विचार के अंतर्गत हम शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और उसके भेद और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है और हम इनके बारे में आगे आने वाले एपिसोड में विस्तार से जानेंगे। अब चौथे नंबर पे आता है वाक्य विचार। सामान्य हिंदी में एक वाक्य की निश्चित बनावट होती है। प्रत्येक वाक्य में प्रायः सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की रचना, उसके भेद, वाक्यों का विग्रह और विराम चिन्हों का प्रयोग पर विचार किया जाता है और इन सभी के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अभी लंबा हो गया, तो आज इस व्याकरण के भाग में इतना ही। लेते हैं एक अल्प विराम और फिर हिंदी व्याकरण से जुड़ी आगे अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी, और फोनोलॉजी के बारे में हम आपको अगले चैप्टर में इसके बारे में विस्तार से बताएंगे और सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। कीजिए, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।